सत श्री अकाल जी, आदाब यार, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ जोशी, फाउंडर स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रांड। हिंदुस्तान कैसे स्मार्ट बन सकता है, कितने दिनों में बन सकता है, या एक अटूट सिलसिला है। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट की क्या परिभाषा है, क्या उदाहरणा है, और कौन वो लोग हैं, कौन वो शख्सियतें हैं, कौन वो पर्सनालिटीज हैं जो हिंदुस्तान को स्मार्ट बना सकते हैं। जैसा हम कल्पनाओं में सोचते हैं, सोने की चिड़िया, सुपर पावर या फिर जगत गुरु। तो इसी सिलसिले में और इन्हीं सब बातों को जानने और समझने के लिए हम देशाटन पर हैं। और अजमेरू के बाद हाड़ौती की राजधानी कोटा, और कोटा के बाद वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, और आज लेक सिटी उदयपुर के वाणिज्य कॉलेज में है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का जो वाणिज्य कॉलेज है, प्रबंध और अध्ययन संस्थान है वाणिज्य का, वहाँ हम डॉक्टर मंजू बागमार के साथ हैं। डॉक्टर मंजू बागमार बहुआयामी प्रतिभा और व्यक्तित्व की धनी है। वे एकेडमिक तो है ही, एक एक्सपर्ट तो है ही, एक रिसर्चर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोफेसर होने के अलावा, एक डीन होने के अलावा वे पॉलिटिक्स में भी है। और उनका पॉलिटिक्स में होना यह तय करता है कि भारत के यूथ को या भारत के पढ़े लिखे मेधावी लोगों को पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक देश को बदलने की सोचना बेमानी सा लगता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिंदगी एक जय यात्रा है, उसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं, हार है, जीत है, सफलता है, असफलता है। डॉक्टर मंजू बागमार के जीवन का विजन क्या है, क्या करना चाहती है? देखो, मैं पॉलिटिक्स में आने का मेरा उद्देश्य यही था कि चूंकि मैं नागौर से मेरा ससुराल है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो मेरा क्षेत्र है, जायल विशेष जो विधानसभा थी, काफी पिछड़ी भी विधानसभा रही है। और वहाँ पर अपन जो कहते हैं कि मिनिमम आवश्यकता है, पानी, बिजली, सड़क, ये तक वहाँ पर नहीं हो पा रही थी। और लोग जो है काफी अपने आप को असहाय और दुखी महसूस कर रहे थे। तो जब मैं राजनीति में आई तो मेरा उद्देश्य यही था कि अपन जो है राजनीति में आकर ही इन लोगों के लिए जो है अपन कुछ सेवा कर सकते हैं, इन लोगों का काम कर सकते हैं। और जब मैं 5 साल एमएलए रही तो मुझे संतुष्टि है कि मैंने वहाँ 5 साल अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास किया। और आज जो है जायल को एक विकासशील विधानसभा के रूप में आप देख सकते हो उस क्षेत्र को, कि वहाँ पे जो है विकास का कार्य चल। आजादी के 75 साल बाद भी जिन गांवों तक, जिन खेतों तक, जिन खलियानों तक और जिन लोगों तक जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे हैं, सूरज उगती हुई भोर का जो सूरज है उसकी रुपहली किरण आज तक नहीं पहुंच पाई, उस वर्ग के लिए, उस गांव के लिए और उन खेत खलियानों के लिए, वहां के किसानों के लिए, उनके हक हकूक के लिए और उनके जीवन के लिए एक संघर्ष करने के लिए पॉलिटिक्स में आई है। और ये चाहती है कि उन लोगों को एक अच्छा जीवन मुहैया हो सके और वो भी समाज में आकर के उनके बच्चे भी कभी आईएएस आईपीएस बन करके या अच्छी जगहों को सुशोभित करके नाम कमा सके और भारत को आगे ले जा सके। ये आपका विजन है। आपने रिसर्च किस विषय पे किया है? आपने पीएचडी किया है? पीएचडी मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है और रिको इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर किया है, मोटिवेशन के ऊपर। अभी वर्तमान दौर में आपका जो रिसर्च का सब्जेक्ट है कितना प्रासंगिक है? वर्तमान दौर में बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि नए नए उद्योग धंधे वगैरह लग रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र में रिको इंडस्ट्रियल एरिया की डिमांड करी थी और रिको इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे डेवलप करवाया, ताकि वहाँ पर जो है लोगों को जब उद्योग धंधे वहाँ पर लगेंगे और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वहीं पे काम आएंगे, तो वहाँ के लोगों को वहाँ पे जो है रोजगार वगैरह मिलेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे। तो ये चीज मेरे वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करी है। गौरवशाली विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और डीन से हम ये जानेंगे कि आज जब रिसर्च के क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है, ये देखा जा रहा है, और ग्लोबल लेवल पर हिंदुस्तान को आगे आने के लिए या विश्व गुरु बनने के लिए गुणवत्ता वाले रिसर्च की बेहद जरूरत है। इस बारे में आपका क्या?
मेरा तो ये कहना है गुणवत्ता वाले रिसर्च अभी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि गुणवत्ता वाले रिसर्च नहीं हो रहे, एक तो कोई एक्सेप्शनल बात हो सकती है, लेकिन फिर भी हम जो रिसर्च वगैरह करवाते हैं, रिसर्च का मतलब ही ये होता है नई नई खोज करना, नई सर्च करते हैं उसके अंदर। और गुणवत्ता वाले रिसर्च की तो जरूरत है ताकि उसको वर्तमान समय के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और जब नई नई खोजें होगी तो निश्चित रूप से आज आप देखिए कि जितने नई रिसर्च वगैरह हुई है उसी का परिणाम है। आप लेटेस्ट उदाहरण देखिए कोरोना काल के अंदर, जब सभी देशों के अंदर जब उससे पीड़ित थे उस वायरस से, तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने जो है उसके लिए जो है एक नया टीका खोजा है यहाँ पर। तो ये नई रिसर्च ही है, एक तरह से नई गुणवत्तापूर्ण रिसर्च ही हुई है कभी। आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में और थोड़ा सा आपकी एजुकेशन के बारे में, और कैसे थे वो दिन जब आपने अपनी शुरुआत की? मैंने जब एमकॉम करी थी, मेरे पापा एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और हम लोग 6 भाई-बहन थे, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और पापा का एक ही उद्देश्य था कि नहीं, मैं बेटियों को भी पढ़ाऊँगा। और उस समय हमने जब पढ़ाई करी थी तो मेरे पापा का उद्देश्य यही था कि नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। और उस समय बस हमारा एक ही उद्देश्य हुआ करता है कि हमें खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता था जिसमें मतलब हमें जो है उसमें हमें लगता था कि नहीं, ये एग्ज़ाम हम पास कर पाएँगे। आजकल जो बच्चों में है एक कॉन्फिडेंस की और इस तरह की जो एक क्या कहते हैं उनमें कि जी। एक कमी दिखाई देती है कि वो जल्दी से नर्वस हो जाते हैं। लेकिन उस समय जो हमारे में एक कॉन्फिडेंस हुआ करता था कि नहीं, हम ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लेंगे। और काफ़ी बचपन में तो जैसा पता ही है कि सभी जगह जो है एक अभावों वाली ज़िंदगी हुआ करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि जैसा आजकल तो अभी तो जो है 7 पे कमीशन, 6 पे कमीशन जब लगा है तो लोगों की तनख्वाहें भी काफ़ी बढ़ गई थी उस समय। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद में जब मैं शादी होके आई तो मेरे हस्बैंड जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। और उसके बाद में मैंने पीएचडी करी, फिर एलएलबी, एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। ह्यूमन राइट्स में मैंने पीजी डिप्लोमा किया है यहाँ पे रह के। और यहाँ पे मैंने 97 के अंदर जब मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था, तो उसके बाद हमारे जो सीनियर प्रोफेसर्स थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी कुछ सिखाया हमने और हमने उनसे काफ़ी सीखा है। पारिवारिक माहौल में भी मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं, वो रीको के अंदर रीजनल मैनेजर रहे हैं। तो आर.के. मेघवाल साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और एक तरह से टीम वर्क था कि पूरे परिवार के अंदर सभी लोगों ने, चूँकि मैं सबसे छोटी बहू थी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आज पूरे परिवार की वजह से ही जो है मैं आगे इस पोजीशन पे पहुँच पाई। शिक्षा की, कानून की और राजनीति की, 3 गंगाएं एक साथ पल्लवित हो रही है आपकी बताया। जी। ये 3 क्षेत्र हैं। राजनीति का सपना कब और कैसे सबसे पहले पल्लवित पुष्पित हो गया? और क्यों ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक अच्छा खासा जीवन होते हुए आपको लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? नहीं, ये राजनीति में आने का, चूँकि मेरे पापा पैरेंटल भी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर रहे थे, वहाँ के मंडल अध्यक्ष रहे हुए हैं। चूँकि मेरा ब्रदर है, वो भी 3 बार पार्षद रहा हुआ है और मेरे ब्रदर इन लॉ ससुराल के अंदर उन्होंने भी जो है एमएलए का एक पर्टिकुलर पार्टी से चुनाव लड़ा था। तो कहीं न कहीं जो है परिवार में इस तरह की बातें होती रहती थी। तो मेरे मन में भी ये था, जब 2008 में जब पहली बार मुझे टिकट मिला था, तो उस समय मेरी एक तब मैंने भी एक कोशिश करी कि मैं भी है ना, मान लीजिए मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं बच्चों को भी अच्छा पढ़ाती, सब कुछ होता है कि हम जो है बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रहती थी कि यदि अपन पॉलिसी मेकर बनते हैं जी। और कानून बनाने वाले व्यक्ति बनकर यदि अपन वहां पे सही सेवा कर पाएंगे लोगों की, तो निश्चित रूप से जो है समाज का ज्यादा विकास कर तो पाएंगे। आपका मानना है कि लोगों का राजनीति में आना जरूरी है, सिर्फ बातें करने से ज्यादा? जी जी बिल्कुल। ये जो आपने एमकॉम कर लिया और ये सारा सब कुछ कर लिया, पीएचडी कर लिया, उसके बाद विदेशों में या कहीं बाहर किसी और यूनिवर्सिटीज में पत्र वाचन वगैरह भी आप करते हैं? नहीं, हाँ, हम मेरे कई सारे पेपर्स जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी प्रकाशित हो चुके हैं और बाहर तो मेरा जाने का मौका जरूर